बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 69 है, हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ग्लूकोज। तो देखिए, पहले इसके मोल्स बनाने हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मास को डिवाइड करना है मोलर मास पर। तो ये है 18 और ग्लूकोज का मोलर मास है 180, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। अब देखो, 1 मोल ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, तो इट कंटेन्स 6 मोल ऑफ कार्बन। तो 0.1 मोल में 0.6 मोल ऑफ कार्बन होंगे, यानी इतने कार्बन होंगे इसमें। अब देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। रफली एवोगैड्रो नंबर इसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3.36 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, A single molecule of water contain how many hydrogen bonds? ये पानी का एक मॉलिक्यूल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको कहते हैं जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बने। चूँकि यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इस सिंगल मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है ना, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो अकेले एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होगा, तो ज़ीरो, देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्ड। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कौन सी बात ठीक है? मीथेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईथर। चूँकि मीथेन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड वो कंपाउंड बना सकता है जिसमें हाइड्रोजन इज़ अटैच टू ऑक्सीजन या टू नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन इज़ अटैच टू फ्लोरीन। ऐसे कंपाउंड पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो ए ऑप्शन गलत है। इन आइस द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड विद नाइबरिंग। हाँ, आइस में हर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होने से अट्रैक्टिव फोर्सेस टूटती हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद भी चेंज होगी, कम होगी। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी और सी दोनों ठीक हैं। अच्छा, किसी सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2l+1। ये l क्या है? ये सब शेल का इज़िम्यूथल क्वांटम नंबर है। लेट सपोज मेरे पास l = 2 है, तो ये d सब शेल को ज़ाहिर करता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 × 5। आपको पता है कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। सो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल बाय दिस फार्मूला 2 × 2l+1। ये 2l+1 जो है ना, ये असल में आर्बिटाल की तादाद को भी ज़ाहिर करता है, और हर आर्बिटाल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जितने आर्बिटाल होंगे उससे डबल उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आखिरी 3s1, तो n = 3 होगा और l = 0 फॉर इस सब शेल। जब l 0 होगा तो m भी 0 होगा, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? एसीटोन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथानोल बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात गलत है। एसीटोन जो है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 56 डिग्री होता है, जबकि मीथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 64 है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका ज़्यादा है। ईथर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। ये बात गलत है, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड
मौजूद होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथाइल अल्कोहल इज 64 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 56 है। क्लोरोफॉर्म कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास एसीटोन है या इसको प्रोपेनॉन कहते हैं। और क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है ना, ये इन 3 हेलोजन की वजह से, अगरचे ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है लेकिन ये स्पेशल केस है और ये एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यही वजह है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को अगर आप मिक्स करें तो ये एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। और डी में लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्सेनिक हाइड्राइड इज स्मॉलर देन pH3, तो ये गलत है। pH3 फास्फीन के मुकाबले में आर्सेनिक हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 76 कहते हैं फंड सीरीज़ कब बनती है। देखो हमारे पास 5 सीरीज़ होते हैं। एक होता है लाइमन और बाल्मर और पाशन सीरीज़ और ब्रैकेट सीरीज़ और फंड सीरीज़, ये 5 सीरीज़ हैं। एक छठी सीरीज़ भी है लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो लाइमन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n1 जो है ये 1 के बराबर होगा। बाल्मर में n1 इज इक्वल टू 2 3 और पाशन में n1 जो है वो 5 के बराबर होगा। और n2 यानी हायर ऑर्बिट ये 2 3 4 एट्सेट्रा, ये 3 4 5 एट्सेट्रा, ये 4 5 6 एट्सेट्रा, ये 5 6 7 एट्सेट्रा, ये 6 7 8 एट्सेट्रा, ये होगा। तो फंड सीरीज़ में जो ऑर्बिट नंबर 1 है n1 ये 5 के बराबर होता है। तो 76 में ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 Question number 77. The set of quantum number for the last electron of chlorine 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5, ये इसकी कन्फिगुरेशन है। तो देखो 3 का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड फॉर p सब शेल इज़िम्यूथल क्वांटम नंबर विल बी इक्वल टू 1। और जब n3 के बराबर हो और l1 के बराबर होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78. Which statement is correct for orbital? It is the graphical representation of the region in which the probability of electron is maximum, ये बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79. 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास 0.55 मिलीग्राम होता है। 2 मोल का मास डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.1 मिलीग्राम एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्राइड जब होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इजाफी होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1:2 होगा। अच्छा, हाइड्राइड आयन और हीलियम दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81. What are the values of principal quantum number and azimuthal quantum number for the last electron of iodine? आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 5p5 पर ख़त्म होता है तो n इज़ इक्वल टू 5 एंड l इज़ इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आयोडीन जो है ये पीरियाडिक टेबल में 5th पीरियड में है और 7th ग्रुप में है और इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअली आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ख़त्म होता है 5s2 और 5p5 पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 5 इधर होते हैं, टोटल आर 7 इलेक्ट्रॉन।
Question number 82. Energy of photon. Energy or photon E is equal to h nu. E is equal to hc divided by lambda. और ये जो एनर्जी है ना, ये फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेटेड है, ये वेवलेंथ के साथ भी रिलेटेड है, और ये वेव नंबर के साथ भी रिलेटेड है। ये जो 1/λ है, तो E इज इक्वल टू एच सी एंड टू न्यू बार। 1/λ को वेव नंबर कहा जाता है। तो ये सब के साथ रिलेटेड है, ऑल ऑफ दीज। 82 में डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83। 11.2 लीटर गैस है 8 STP सॉरी, और ये 14 ग्राम है, तो 22.4 लीटर का मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। और 22.4 लीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4, और इसका मास फिर इसका डबल हो जाएगा। 11.2 का 14 है, तो इसका 28 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 मोल का मास 28 है, तो ये नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 कंबाइन विथ 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, आप देख रहे हैं कि देयर इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसके 1 मोल से मीथेन के 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है। और इसके 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 21 के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन यू नीड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो रेशो मोल्स के बीच में होती है, वही रेशो वॉल्यूम के बीच में होती है। तो इसके 1 सेंटीमीटर के लिए इसके 22 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड होगा, और इसके 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इसके 40 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड होंगे। तो मतलब ये कि ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में है, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, और ये दोनों एट द सेम टाइम कंज्यूम होंगे। जो रेशो मोल्स के बीच में होगी, वही रेशो वॉल्यूम के बीच में होगी। तो मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ कंबाइन करता है। इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कंबाइन विद 2 सेंटीमीटर क्यूब, या 20 के लिए 40 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड होगा। सो बोथ आर इन द स्टोइकियोमेट्रिक रेशो। क्वेश्चन नंबर 85। Which one of the following gas will occupy largest volume? तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। आप इसमें मोल्स कैलकुलेट करें तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है ये 2 मोल के बराबर है, बाकी सब में 1 मोल या 1 से कम मोल आ रहे हैं। तो मोल मालूम करें और फिर देखें, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अच्छा, ये कहता है कि अगर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो तो गैस का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब अगर प्रेशर को मैं चेंज करूं 8 तक, यानी 4 टाइम इसको ज़्यादा करता हूं, तो V2 कितना हो जाएगा? तो ये 4 टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है 87। फॉर 1 मोल ऑफ द रियल गैस वान डर वाल इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। दिस इज़ फॉर n मोल्स। अगर n 1 के बराबर होगा तो फिर ये n और n जो है ये सबसे निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88। कंसिडर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलकर पहले स्टेप में अमोनियम कार्बामेट बनाता है, और ये कहता है अगर 22 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो और 34 ग्राम अमोनिया हो, तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा और इससे कार्बामेट कितना बनेगा? तो सिंपल बात है, देखो इसके 2 मोल, इसके
1 मोल के साथ कंबाइन होते हैं। क्या मतलब, यानी इसके 34 ग्राम के लिए इसके कितने ग्राम रिक्वायर्ड होंगे? 1 मोल का मास होता है 44 ग्राम, तो यहाँ पर 22 ग्राम है, ये हाफ मोल है। इसके 2 मोल के लिए यानी 34 ग्राम के लिए आपको 44 ग्राम की ज़रूरत है, लेकिन 44 ग्राम नहीं है हमारे पास, वी हैव ओनली हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रोसेस में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अच्छा, इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं? 1 मोल, तो ये 22 ग्राम जो है ये तो हाफ मोल है, तो हाफ मोल से इसका हाफ मोल बनेगा। और हाफ मोल ऑफ अमोनियम कार्बामेट जो है वो 39 ग्राम के बराबर है। इसका 1 मोल 78 ग्राम के बराबर होता है, तो हाफ मोल 39। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 89, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी। देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम के बराबर होता है। तो 4.4 ग्राम का वॉल्यूम फिर कितना होगा? इसको 10 पर डिवाइड करें तो आपके साथ ये वॉल्यूम आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज 4 टाइम एंड टेम्परेचर इज डबल्ड। देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हम प्रेशर को शुरू में हम इस तरह करेंगे, इसका तरीका ये है कि के लिखेंगे, टेम्परेचर 1 लिखो और प्रेशर भी 1 लिखो, तो आपके साथ वॉल्यूम आ जाएगा के, और V2 इज इक्वल टू के। अब देखो टेम्परेचर को हमने कितना, प्रेशर को हमने कितना ज़्यादा किया है? 4 टाइम्स ज़्यादा किया है, और टेम्परेचर को हमने सिर्फ डबल किया है। ये तरीका होता है कि आप V1 और V2 इस तरह फाइंड करेंगे। शुरू में T1 और P1 की वैल्यू 1 लिखो, और फिर इसको डबल किया गया है, इसको 4 टाइम्स ज़्यादा किया गया है, तो ये रेशो आप लिखें। तो ऐसे आएगा K/2, मतलब पहले K था और अब K/2 हो जाएगा, तो डिक्रीज टू द हाफ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, PV इज इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस। ये चूंकि बराबर होते हैं तो ये 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, कंबाइंड गैस लॉ इसको कहते हैं कि जब हम चार्ल्स लॉ को और बॉयल्स लॉ को आपस में कंबाइन करते हैं। दिस इज़ बॉयल लॉ, दिस इज़ चार्ल्स लॉ। या हम इस तरह लिखते हैं T/P, या V इज इक्वल टू K इंटू T/P, या PV इज इक्वल टू K इंटू T, या PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेज फ्रॉम 27 डिग्री। ये 27 डिग्री जो है ना, ये असल में 300 केल्विन के बराबर है, और 327 डिग्री 600 केल्विन के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर डबल हुआ है, तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है ये डबल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड, और ये टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो 300 से 600 डबल है। क्वेश्चन नंबर 94, अंडर व्हाट कंडीशन नाइट्रोजन विल शो मैक्सिमम डिविएशन। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसें ज़्यादा डिविएशन शो करती हैं। डिविएशन इज मैक्सिमम एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर।
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, मीथेन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते। What volume of hydrogen will be obtained from 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन? ये इक्वेशन बैलेंस है। तो देखो इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बनते हैं। इसका मतलब ये कि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब से इसके 3 सेंटीमीटर क्यूब बनेंगे। जो रेशो मोल के बीच में होगी वही रेशो वॉल्यूम के बीच में होगी। तो अगर ये 100 सेंटीमीटर होगा क्यूब होगा तो ये 300 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, द चार्ज ऑफ 1 किलोग्राम E by m of electron is 1.6 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का चार्ज इतना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, what when heat is supplied to a boiling water liquid, तो इसका टेम्परेचर बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर आप इसको मज़ीद हीट करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। The amount of heat required to convert 1 mole of a liquid into vapor at its boiling point is called molar latent heat of vaporization. 99. Which orbital will be filled faster than 4p? तो 3d और 4p इसका एनर्जी ऑर्डर इस तरह होता है। 4p की एनर्जी 3d से ज़्यादा होगी। पहले 3d फिल होगा और फिर 4p फिल होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है AMU स्केल पर वो होता है 0.000548 AMU। यहाँ पर कोई जवाब ठीक नहीं है। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मास की बजाय लिखे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ, इसमें ज़रा करेक्शन करें, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.007 एक्चुअली 1.0078 होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसमें फिर ए जवाब ठीक होगा। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है इसमें आप थोड़ा सा चेंज करें। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये असल में मास ऑफ प्रोटॉन है। तो फिर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस। रेजिडुअल का मतलब ये है कि वैक्यूम जब हम बनाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, हम प्रेशर कम करते हैं तो कुछ गैस हम निकाल लेते हैं, कुछ गैस पीछे रह जाती है। तो जो गैस रह जाती है उसको रेजिडुअल गैस कहते हैं। तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है चार्ज टू मास रेशो ऑफ द एनोड रेज। फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू +2। तो ये सब शेल को ज़ाहिर करता है और ये ऑर्बिटल को। तो जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एक गिवन है तो इसका मतलब ये कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली वन ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, विच वन हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये अगर आप बुक्स में देखें तो ये ग्राफ का ट्रेंड इस तरह होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा है और H2S का सबसे कम है और फिर इसका वापस ज़्यादा होता है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द 6th ग्रुप। सो दिस इज़ द ट्रेंड। तो सबसे जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो H2S का होगा। 104, द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी। प्लांक इक्वेशन में एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली रिलेटेड और E इज़ इक्वल टू H न्यू। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
105 which one of the following has highest melting and boiling point? नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज भी इंक्रीज़ होता है, लंदन फोर्सेस भी इंक्रीज़ होती हैं और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेडान का होगा। 106 2 पीसेस ऑफ आइस के अगर 2 पीसेस आप बनाएं और इसको एक दूसरे के साथ नज़दीक रखें तो ये आपस में जॉइन हो जाते हैं और एक सिंगल पीस बना देते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वन अनदर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 107 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन। आप देखें 1 मोल में ऑक्सीजन कितना होता है? 32 ग्राम। इसके 1 मोल में ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है और 16 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन हाफ मोल, 8 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 1/4 मोल यानी 0.25 मोल। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम आइस। 9 ग्राम ऑफ आइस, इससे मोल्स बनाएं तो आइस और वाटर का मोलर मास 18 है तो इससे आएगा हाफ मोल। अब 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.0 × 10⁻23 तो हाफ में कितने हो जाएंगे? 3.01 × 10⁻23। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 a ring contain 12 gram of diamond, number of carbon atom will be, ये 1.2 ग्राम कार्बन है, 1.2 ग्राम कार्बन तो इससे मोल्स बनाएं डिवाइडेड बाई 12 तो ये 0.1 मोल हो जाएगा। अच्छा 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 1 मोल में एटमों की तादाद Na होती है तो 0.1 मोल में एटम कितने होंगे? Na डिवाइडेड बाई 10 टाइम उसमें कम होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110 द नंबर ऑफ एटम इन 16 AMU ऑफ कार्बन। 16 AMU ऑफ कार्बन में एटम मालूम करें। आपको पता है कि 12 AMU ऑफ कार्बन जो है ये 1 एटम का मास है तो 60 AMU ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू x एटम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज़ इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 12 इज़ इक्वल टू 5 तो ये 5 एटम का मास आएगा। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 द रिलेटिव ऑर्डर of 4s and 4p and 3d। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 4s के मुकाबले में 3d की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी 4p से कम होती है। 112 विद द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सी ज़्यादा होगा साइज। 113 विच क्वांटम नंबर टेल अबाउट द ओरिएंटेशन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना वो ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहलाता है। 114 सेलेक्ट द वन हैविंग हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑन लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2p4 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे हम निकाल दें तो ये O+1 हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने से ये 2p3 बन जाता है तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज़ 1312.36 किलो जूल पर मोल तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है, माइनस में होती है। क्वेश्चन नंबर 116 विच रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैथोड रेज जो है ना ये मटीरियल रेज हैं
और ये चार्ज भी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पर न चार्ज होता है न उनका मास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर है ग्रेटर वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। 118 नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड ऑर्बिट, n = 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए फार्मूला है n², तो इससे 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 119 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हों। इसमें देखो 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 हमने इससे निकाले हैं तो 10 रह जाएंगे, और नियान में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में है सेलेक्ट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो ये असल में 4:3D9 था, लेकिन इसमें चेंज आ जाता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये वाला मोर स्टेबल है। D9 इज़ लेस स्टेबल देन D10, ये मोर स्टेबल है, तो दिस इज़ द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो 120 में ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉक, एक का एंटी क्लॉक होगा। 122 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम डिपेंड ऑन द, देखो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द एटम। नेचर ऑफ ऑर्बिटल पर भी डिपेंड करती है। इस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी P से ज़्यादा होगी, D की F से ज़्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आपके दिन जो हैं वो तैयारी के लिए कम होते जा रहे हैं, लेकिन अब भी आपके साथ काफ़ी टाइम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अपने बुक को अच्छी तरह स्टडी करें। और ये जो एक्स्ट्रा बुक्स होते हैं, अक्सर बुक्स में मैं देखता हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन गिवन होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, तो ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जो हैं उन पर तवज्जो ना दें। अपने कोर्स के साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देखें, और इंशाल्लाह पेपर जो है वो आसान होते हैं, मुश्किल नहीं आते हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होते हैं और सिंपल स्टेटमेंट आता है, एक एक लाइन का क्वेश्चन होता है, और अक्सर बच्चे जो हैं उनको समझ आती है क्वेश्चन की, स्टडी भी उनकी काफ़ी होती है, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की होती है, लेकिन वो जल्दी में होते हैं और वो क्वेश्चन को सही तरीके से रीड नहीं करते हैं। तो मैं आप सबको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरह रीड करें, और जवाब को टिक करने से पहले आप देखें कि वो क्वेश्चन में आपसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन की अगर आपको सही समझ आई तो फिर आपसे गलतियाँ बहुत कम हो जाती हैं। तो एक पेपर में क्वेश्चन का ख्याल रखें, दूसरी बात यह है कि टाइम का ख्याल रखें, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए कि आप गिवन टाइम में सारे क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले आसान क्वेश्चन करें, उसके बाद थोड़े से डिफ़िकल्ट, और आखिर में सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप किया करें। कोई भी क्वेश्चन जो है वो बग़ैर हल किए हुए आप ना छोड़ें, और ख़ूब रेस्ट किया करें, रात को जल्दी सोया करें, और अपनी किताबों के अलावा जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बुक्स बाज़ार में मिलते हैं जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो उससे बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी किताबें ना देखें जिससे आप डिसहार्ट हों। सिंपल MCQs देखें, और आप उसमें जो ट्रिक्स होते हैं उन ट्रिक्स को आप सोचें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप कामयाबियाँ अता करे और आपका फ्यूचर जो है वो रोशन हो। थैंक यू वेरी मच।